नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सूजस का ई बुलेटिन। दोस्तों, ये जो राजस्थान सरकार का मुख्य पत्र है, जिसमें राजस्थान सरकार जो भी काम करती है यहाँ पर ज़रूर डालती है। जैसे आप जो भी काम करते हो उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह दूसरी चीज़ों पर डालते हो ना, ऐसे ये मान लो ये इंस्टाग्राम है राजस्थान सरकार का, जो भी करेगी यहाँ डालेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक वही पुरानी बात कि यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और उसके अलावा आपको पीडीएफ लेनी हो तो हम पीडीएफ डेली लेक्चर के बाद में एज इट इज़ डाल देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरे मित्रों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद आरजे। तो मेरे मित्रों, एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, बहुत जल्द ही आपको चैनल का एक ऑफिशियल नाम मिलेगा। जो आगे की जर्नी करेंगे हम तय, वो उसी नाम के साथ में करेंगे, इस नाम को बदला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बस टेम्परेरी नाम था, चैनल नया बनाया था तो लिख दिया, चलो कुछ नहीं मिला तो यही लिख दिया। लेकिन अभी चैनल को एक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जब एक आगे से तरीके से आगे बढ़ेगा तो उसका एक ऐसा नाम भी होगा जो भविष्य में रहे। ठीक है मेरे मित्रों, तो अब आते हैं सीधा न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। और मेरी बात एक और कि ये जो बुलेटिन है वो न सिर्फ आरएएस वाले बच्चों के लिए, बल्कि एसआई, रीट, पटवार, जो भी आरएएस राजस्थान से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इस बुलेटिन को या सुजस को जरूर या तो पढ़ना चाहिए या फिर मेरे से वीडियो देख लेना चाहिए। ठीक है मित्रों, वैसे वीडियो देखना ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के साथ में हमारा अपना अनुभव भी जुड़ा रहता है। ठीक है, तो मेरे मित्रों, पहली बात तो ये है, डॉक्टर जो है हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका राजस्थान में स्वागत हुआ है। किसने किया है? तो हमारे राज्यपाल महोदय ने किया है। ठीक है दोस्तों, कलराज मिश्र जी ने। तो दोनों का नाम याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। इनको एक फूलों का गुलदस्ता दे के इनका स्वागत कर लिया गया है, बस इतनी सी बात है, बाकी तो कोई बात है नहीं। अगर कोई घोषणाएं करेंगे, जो कुछ होगा तो उसको हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब आप कॉर्नर में आइए, आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, देखो, मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवाद में कहा है कि न्यूनतम आमदनी गारंटी कानून विधानसभा के चालू सत्र में बनेगा। मतलब न्यूनतम आमदनी गारंटी कानून बनेगा। अब मुझे एक बात बता दो मित्रों, जो न्यूनतम आमदनी है, न्यूनतम निर्वाह वेतन है, वो आपके किस अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है? इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि ये आपके DPSP के अंदर है। चलो आपको बता देता हूं, आर्टिकल 43 है, जिसमें न्यूनतम निर्वाह मजदूरी के बारे में कहा गया है। ठीक है मेरे मित्रों, ठीक, पहला मतलब 41 आर्टिकल कहता है आपको कि विशेष परिस्थितियों में काम मिलना चाहिए। सरकार ऐसा प्रबंध करेगी कि विशेष परिस्थितियों में जो बेरोजगार हैं उनको काम दिया जाना चाहिए और उनको लोक सहायता दी जानी चाहिए। 42 कहता है उससे जो काम दिया है उसके लिए मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। और 43 कहता है आपसे कि जो काम की न्यायोचित दशाएं भी मिल गई, काम भी मिल गया, तो निर्वाह वेतन होना चाहिए, न्यूनतम इतना वेतन तो होना चाहिए जिससे कि उसका निर्वाह हो सके। तो उसी चीज़ को लेकर ये मान लो गारंटी कानून बनाया जाएगा। ठीक है, DPSP के अंदर मेंशन है वो चीज़। उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकती हैं, लेकिन जब केंद्र बना देगा तो राज्य का कानून उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता लग गई कि जो चालू सत्र होगा, आने वाला जो सत्र है या जो मानसून सत्र चल रहा है, उसी में न्यूनतम आमदनी गारंटी कानून बनेगा। ये चीज़ पता लगी, और कानून के अंदर क्या क्या प्रावधान होंगे वो आप आगे देख लेना। लेकिन यहाँ से आपके RAS मेंस के लिए एक प्रश्न बनता है बहुत जोरदार। देखो, राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब हम इस आर्टिकल को आपको पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर खुद से खुद मिल जाएगा आपको। देखो मेरी बात सुनो, हमने बात करी है किस चीज़ की है? राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण हेतु किए जाने वाले प्रयासों पर, और उनको हम स्पष्ट करने वाले प्रयास को। ठीक है, देखो, मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, और राजस्थान में राज्य सरकार विभिन्न परियोजनाओं के जरिए प्रदेशवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, इसी दशा में, इसी कड़ी में न्यूनतम आमदनी गारंटी कानून इस
दिशा में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम होगा। अगर आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें लिख देते हो कि राजस्थान में राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करवा रही है और न्यूनतम गारंटी कानून गारंटेड इनकम बिल इस दिशा में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम होगा, तो मान लो एग्जामिनर जो है वो आपका आंसर पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अपना आंसर पढ़वाना है एग्जामिनर से। एग्जामिनर की कोई गरज नहीं है कि जो आपका आंसर पढ़े। ठीक है, जब तक उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा वो नहीं पढ़ेगा, उठा के कॉपी आपकी बाहर फेंक देगा। कितना भी अच्छा लिख के आ जाना, कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको कॉपी पढ़वा नहीं पाए तो। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्तों, संविधान की मूल भावना के अनुरूप जो है हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है। बिल्कुल है साहब। तो आप मुझे एक बात बता दो, कौन कौन से जो समानताएं हैं उनका उल्लेख किया गया है प्रस्तावना के अंदर, किस किस तरह के न्याय का किया गया है। ठीक है, न्याय और समानताएं दोनों ही बता दो। ठीक है, और स्वतंत्रता भी बता देना, आप इतना बता रहे हो तो। ठीक है, नहीं बताओ तो खुद जाके पढ़ लेना, क्योंकि सीक्वेंस में पूछ लेता है आपसे कौन कौन से न्याय की बात हुई है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इस तरह से पूछ लेगा आपसे। ठीक, राज्य सरकार इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए वो देख लेते हैं। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू कर महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, आप उस प्रश्न को अपने जहन के अंदर रखना, जो प्रश्न सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिसके बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार के रूप में ऐतिहासिक कानून लागू किया गया है। ये आपको पता है, देश का एकमात्र राज्य है राजस्थान जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार जो कानून है उसको लागू किया गया है। ठीक है, जिसके तहत अब हर व्यक्ति के उपचार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति की भी है लेकिन राज्य सरकार की है। ठीक है, प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी सारी योजनाएं आती है और उनके क्या क्या प्रावधान है, ये मैं उसको आपको डिटेल में करवा चुका हूँ। 2-3 दिन पहले ही करवाया, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है उसको। ठीक है, हालांकि अगर फिर से चर्चा होगी तो हम फिर से रिवीजन करवा देंगे उसका। ठीक, पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने कानून बनाकर देशवासियों को शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के लिए अधिकार दिए थे। वर्तमान केंद्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा कानून को लागू करना चाहिए। ये दोनों पॉलिटिकल फंडे हैं जिनको आपको मतलब ये दोनों क्या है, पॉलिटिकल फंडे। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर नहीं जाना है। महंगाई राहत कैंप के अंदर कौन कौन सी 10 योजनाएं चलाई, कौन कौन सी 10 योजनाओं का लाभ दिया गया था, इन सारी योजनाओं को आप उंगलियों पर रट लेना कि 10 योजनाएं ये हैं जिनका के महंगाई राहत शिविर जब आयोजित हुआ था तो उसके अंतर्गत लाभ दिया गया था। ठीक है, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी थी, दोनों तरह की बिजली थी, घरेलू और आपके कृषि वाली। ठीक है, और दोनों तरह के स्वास्थ्य थे, दुर्घटना बीमा वाला भी, स्वास्थ्य बीमा, दोनों ही तरह के आपको लाभ मिले थे। इस तरह से पशुधन के बारे में आपको मिला ही था। ठीक, तो इस तरह से जो 10 योजनाएं हैं उनको आप एकदम उंगलियों पर रट लेना, उंगलियों पर याद कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजनाएं महंगाई राहत शिविर के अंतर्गत शामिल की गई थी, तो आपको देना होगा। ठीक है, उत्तर देना होगा। और सरकारी स्कूलों में जो लोग पढ़ रहे हैं, एक तो विशेषज्ञजनों को स्कूटी दी जा रही है, और जो सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म और प्रतिदिन दूध पिलाया जा रहा है, दंड बैठक करवाई जा रही है, पहलवानी करवाई जा रही है। पालनहार योजना के जरिए 6 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप फिर से प्रश्न को देखो। ठीक है, कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण हेतु अनेक प्रयास किए जाने, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब आप उदाहरण सहित इस आंसर को दे सकते हो। बहुत अच्छा आर्टिकल है, यहाँ से प्रीलिम्स के प्रश्न भी हैं और मेंस के भी हैं। वो दोनों ही तरह की क्या चीज़ें हो सकती हैं मैंने आपको बताएंगे। ठीक है मित्रों, देखो दोस्तों, राजस्थान में 50 पक्षी घर बनेंगे। कितने? 50 पक्षी घर बनेंगे। तो मेरे दोस्तों पहले तो देख लो, देखो पक्षी घर जो है वो 33 लवकुश वाटिकाओं सहित 17 अन्य स्थानों पर बनेंगे। ये लवकुश वाटिकाएं 33 ही क्यों हैं मेरे मित्रों? इस बात को आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकें तो दे देना। जब तक मैं आपको पक्षी घरों के बारे में समझा रहा हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि लवकुश वाटिकाएं 33 ही क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों, राज्य सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसके में क्या है कि उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तर्ज पर 50 पक्षी घर बनेंगे। गुलाब बाग में, जो उदयपुर में एक जगह है गुलाब बाग है, ये पता नहीं जगह है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी एक जगह का नाम गुलाब बाग है लेकिन वहाँ कोई बाग नहीं है। ठीक है मित्रों, तो हो सकता है बाग सच में बाग हो ये, या फिर हो सकता है कोई जगह हो। मैं उदयपुर कभी नहीं गया, मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो पक्षी घर की तर्ज पर 50 पक्षी घर बनेंगे। ठीक है मित्रों, पक्षी घरों के निर्माण, पक्षियों के लिए भोजन और विदेशी पक्षियों की खरीद, मतलब इसमें देसी और विदेशी सभी तरह के पक्षी होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रति पक्षी घर 87 लाख रुपए का व्यय होगा। मतलब काफ़ी बड़ा पक्षी घर बनाया जा रहा है पक्षियों का संरक्षण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस योजना का कुल 43.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पर राशि में
1-1 लाख रुपए से पक्षी घरों में कोकटियल ऑस्ट्रेलियाई बर्ड, लव बर्ड तोता। अच्छा, अब समझ में आई है लव बर्ड क्यों बोलते हैं भैया निब्बा निब्बी को। तो निब्बा निब्बी जो होते हैं भैया वो लव बर्ड्स होते हैं, वो लव बर्ड्स तोते वाले होते हैं, तोता मैना लव बर्ड्स होते हैं, ठीक है। बजरिगर, ये उसको बुग्गी तोता बोलते हैं। गिनी फाउल, चकोर मुर्गा बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह के जो 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 पक्षी हैं उनकी खरीद की जाएगी। मेरे मित्र, जब आप आंसर राइटिंग में इस तरह के नाम डालोगे ना, कोकटेल ऑस्ट्रेलियाई बर्ड, लव बर्ड तोता, ठीक है, बजरिगर तोता या बुग्गी तोता, गिनी फाउल, चकोर मुर्गा, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एग्जामिनर की तरफ से और आप वहीं लीड कर जाते हो और लोगों से, ठीक है। इन पक्षी घरों में क्या होगा दोस्तों, तो बेजुबान परिंदे उनका संरक्षण होगा, बीमार और असहाय होने पर उनका उपचार भी किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया जो पक्षी घर हैं उनकी क्या विशेषताएं होने वाली हैं, उनमें कौन कौन से पक्षी होने वाले हैं, ठीक है, और उनका बजट क्या होने वाला है। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब देखो अपन दोस्तों लव कुश वाटिकाओं के बारे में जानेंगे। अभी आपको पता लगता है 33 ही क्यों होती है, ठीक है। तो दोस्तों लव कुश वाटिका क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने, कौन से विभाग ने, वन विभाग ने, तो आपसे पूछ लिया जाएगा लव कुश वाटिका है वो निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा संरक्षित है, तो वन विभाग के द्वारा स्थापित और संरक्षित, ठीक है। हर जिले में एक लव कुश वाटिका तैयार करने की पहल की है, हर जिले के अंदर। और अभी वर्तमान में कितने जिले, 33। जब 50 लागू हो जाएंगे तो भैया 50 लिख देंगे, अपना क्या है, अपन को तो रट्टा मारना कितने जिले हैं उनका, अपन को कौन से जिलों में जाके कोई जनगणना करनी, कौन से व्यक्ति कौन से जिले में पहुंच गया। तो लव कुश वाटिका में इको टूरिज्म के तहत फल और फूलदार पौधे लगाए जाएंगे, मतलब इको टूरिज्म तो बढ़ाया ही जाएगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का तो ध्यान रखा ही जाएगा। किसके माध्यम से, फल और फूलदार पौधे, मतलब पौधे ऐसे लगाओ जो फल भी दें फूल भी दें और इको टूरिज्म को बढ़ावा दें और आपके इकोसिस्टम को सुदृढ़ता प्रदान करें, ठीक है। इसके अंतर्गत साइन बोर्ड, वॉच टावर, रेस्ट एरिया, बच्चों के खेलने के लिए अलग से गार्डन भी तैयार किए जाएंगे, किसमें, लव कुश वाटिकाओं के अंदर। तो शहरी क्षेत्रों में क्या है दोस्तों, पेड़ों की कटाई हो रही है, वो बहुत तेज गति से हो रही है, ठीक है। जंगल क्षेत्रों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में लव कुश वाटिका बनाने का फैसला किया है। तो वर्तमान में सभी जिलों के हिसाब से 33 लव कुश वाटिकाएं बन रही हैं, ठीक है मेरे मित्रों। इसीलिए कितनी लव कुश वाटिकाएं टोटल इस पर लिखा है, पक्षी घर जो हैं वो 33 लव कुश वाटिकाओं से 17 अन्य स्थानों पर भी बनेंगे। तो मेरे मित्रों आपकी समझ में आ गया होगा कि पक्षी घर जो बनाए जा रहे हैं वो किस किस पक्षी को साथ में लेके बनाए जा रहे हैं और क्या बजट रहने वाला है, और जो लव कुश वाटिका है वो क्या होती है, आपके समझ में दोनों ही चीज़ें आ चुकी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है मित्रों। तो अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। भैया जो लोग अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत कोचिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए 31 जुलाई अंतिम जो है लास्ट डेट है आवेदन की, ठीक है दोस्तों। तो इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में लाभ देने के लिए भैया आपसे क्या है, आप जो कोचिंग फीस की पुनर्भरण के लिए अनुप्रीति कोचिंग योजना है, मतलब आप फीस नहीं दोगे कोचिंग वाले के लिए, कोचिंग वालों के लिए फीस देगी राजस्थान सरकार। तो आप भर दो ये फॉर्म, जो भी हैं, जो लोग हैं पात्र हैं इच्छुक हैं वो लोग भर दो, ठीक है। अपना तो क्या है, देखो मेरे मित्रों राजस्थान सरकार क्या है, फसल में फड़का कीट की आकांक्षा पर सतर्क हो गई है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कीट नियंत्रण रसायन पर 50% का अनुदान मिलेगा। फड़का कीट क्या होता है ये आपको दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, हरे रंग का होता है, टिड्डे के जैसा होता है, मेरे हिसाब से तो टिड्डे की ही एक प्रजाति है जिसको फड़का कीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फड़का कीट, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो एक बात देख लो कि राजस्थान सरकार क्या करने वाली है फड़का कीट जो है उस पर नियंत्रण के लिए। तो जो विभाग है, कौन सा विभाग है राजस्थान सरकार का, देखो कृषि मंत्री ने बोला है तो कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ही होगा, उससे ज़्यादा कोई विभाग नहीं हो सकता, ठीक है मेरे मित्रों। तो देखो दोस्तों कृषि विभाग जो है, देखो यहाँ पर लिखा कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कृषि विभाग के अधिकारी हैं, तो कौन सा विभाग है ये, कृषि विभाग है, ठीक है, इसको याद रखना। तो कृषि विभाग जो है वो फड़का पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित सर्वेक्षण करने की आवश्यकता के अनुसार कार्यवाही करेगा। सर्वेक्षण किया जाएगा, उसके बाद में क्या होगी, कार्यवाही होगी। किसानों को क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी से सहयोग से पौध संरक्षण रसायन पर अनुदान दिया जाएगा, पौध संरक्षण रसायन पर अनुदान दिया जाएगा। देखो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड समझ में आए, बाकी आपके एग्जाम के लिए जो चीज़ आएगी वो थोड़ी सी आगे आएगी, उसको भी मैं बताऊंगा, उसको स्पेशली बताऊंगा कि आपको एग्जाम के लिए रट लेना, ठीक है। तो अनुदान राशि कितनी दी जाएगी, तो रसायन की लागत का 50% या अधिकतम 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, ठीक है।
जो भी कम होगा वो चीज़ दी जाएगी। अगर 500 रुपये कम बैठ रहे हैं तो 500 रुपये प्रति हेक्टेयर दे देंगे, ठीक है। और 50% लागत जो है वो कम बैठ रही होगी तो 50% की लागत दे देंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति के मान लो 400 रुपये आए पूरा खर्चा, तो सरकार उसको 50% के हिसाब से 400 रुपये देगी। किसी व्यक्ति के 1400 रुपये आए खर्चा 1 हेक्टेयर में, तो उसको सरकार 500 रुपये के हिसाब से 500 रुपये देगी। मतलब 500 रुपये से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया जाएगा। खरीफ मौसम में मुख्यतः बाजरा और ज्वार में फड़का कीट के प्रकोप की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो एक प्रश्न आपसे बन गया यहाँ पे कि फड़का कीट के प्रकोप की संभावना निम्नलिखित में से किस फसल पर सर्वाधिक होती हैं। तो किस फसल के लिए सर्वाधिक होती हैं? तो फड़का कीट जो है सर्वाधिक प्रभावित करता है बाजरा और ज्वार को, जो खरीफ की फसल है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो आपके एग्जाम के लिए जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट वो ये रही। तो राज्य सरकार ने किसानों से अपने खेतों में फड़का कीट पर नियंत्रण के लिए तैयारी रखने की अपील की है। किसानों को सलाह दी है कि कीट का प्रकोप होने पर मेलाथियोन 5% चूर्ण या क्यूनाल फॉस 1.5% चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव या क्यूनाल फॉस 25% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। फड़का कीट नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किन दवाओं का इस्तेमाल किया गया? तो कौन सा? एक तो मेलाथियोन 5% चूर्ण, क्यूनाल फॉस इसका 1.5% चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, 1 हेक्टेयर में 25 किलोग्राम चूर्ण को डालो, भुरकाव करो। उसमें क्यूनाल फॉस 1.5% होना चाहिए और मेलाथियोन 5% होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसके अलावा क्यूनाल फॉस का 25% एक को डालकर उसका 1 लीटर में 25% के हिसाब से घोल बना लो और 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर दो, ठीक है। 1 लीटर लो, 1 लीटर पानी लो, उसमें क्यूनाल फॉस 25% मिला दो, ये बन गया घोल। इसको और ज़्यादा पानी में मिला के पूरे 1 हेक्टेयर पर क्या कर दो, इसका छिड़काव कर दो। इससे क्या होगा? फड़का कीट नहीं लगेगा, ठीक है मेरे मित्रों। तो मेलाथियोन और क्यूनाल फॉस इन दोनों का नाम याद रखना। ये फड़का कीट के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाली दवाएं हैं जिनका कि राज्य सरकार के द्वारा खुद अनुमोदन किया गया है कि इन दवाओं का आप छिड़काव करें, ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इधर देखो क्या है, सीकर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित किया गया था मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस। किसकी ओर से? तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाया गया। चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच करके उनके लिए बीमारियों के टीके लगाए गए। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस की स्थापना, मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। अब इधर आएंगे एक, तो देखो लाइमस्टोन की जो खदानें हैं उनकी नीलामी हो रही है उनके ब्लॉक की। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है लाइमस्टोन और उनकी पाई जाने की स्थिति के कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो उसको अपन एक बार देख लेते हैं लाइमस्टोन को, क्योंकि खनिजों की दृष्टि से आपके स्टैटिक पोर्शन में भी वो इम्पोर्टेंट है। तो अपन एक रिवीजन लग जाएगा अपना, और क्या है, ठीक है मित्रों। तो देखो लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर, ये आप सारे जानते हो। यह एक अवसादी चट्टान है। किस तरह की चट्टान है? अवसादी, ठीक है। मतलब अब इसकी शादी हो गई है, यही तो? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है, ना इसकी शादी हुई, ना ये कुंवारा था कभी, ये जैसा था वैसा ही है। तो मेरे दोस्तों इसका क्या है कि सबसे पहले अग्नि से चट्टानें बनती हैं, उनको बोलते हैं आग्नेय। अग्नि का मतलब लावा बाहर निकला अग्नि की तरह, वो ठंडा हो गया तो वो हो गई आग्नेय। अब मौसमी परिस्थितियों के कारण आग्नेय जो चट्टानें हैं वो और कठोर होकर दूसरे रूपों में बदल जाती हैं, जिनका बोलते हैं अवसादी चट्टानें, ठीक है। जो दूसरे नंबर की चट्टान है वो होती है अवसादी। और अगला होता है जो तापदाब प्रभाव के कारण और भी ज़्यादा उसकी भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको कायांतरित बोलते हैं। तो लाइमस्टोन कौन सी है? बीच वाली पोर्शन है जो है अवसादी, ठीक है। और इसका कायांतरित रूप कौन सा है दोस्तों? तो इसका कायांतरित रूप है, आप संगमरमर जो देखते हो वो इसी लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है, ठीक है। अवसादी चट्टान के रूप में इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। और जब ये कायांतरित रूप में पहुंच जाता है तो इसको संगमरमर बोलते हैं। संगमरमर कायांतरित चट्टान है, ठीक है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वही रासायनिक फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है। 3 प्रकार का होता है मित्रों, केमिकल ग्रेड, स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। तो केमिकल ग्रेड है वो जोधपुर और नागौर में मिलता है, स्टील ग्रेड है वो जैसलमेर और उदयपुर में मिलता है, और सीमेंट ग्रेड जो है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ में मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसका उपयोग क्या है?
तो यह सीमेंट शोधन, इस्पात और चीनी परिशोधन में काम में आता है। देखो दोस्तों, अभी अपन ने जिले देखे, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। अब इन जिलों में जिलेवार विश्लेषण देख लेते हैं कि इन जिलों में कौन कौन सी खदानें हैं, कौन कौन सी जगह पर खदानें हैं जिनके नाम से फेमस है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसरोडगढ़ में निकाला जाता है क्या, लाइमस्टोन, निम्बाहेड़ा में, मांगरोल में और शंभूपुरा में। 4 जगह चित्तौड़गढ़ के अंदर है, भैंसरोडगढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोल और शंभूपुरा। ठीक है, अलवर में राजगढ़ और थानागाजी क्षेत्र में पाया जाता है, वहीं से खनन किया जाता है। जैसलमेर के अंदर सानू और रामगढ़ क्षेत्र है। बूंदी के अंदर लाखेरी और इंद्रगढ़ क्षेत्र है। उदयपुर के अंदर दरौली और भदौरिया का क्षेत्र है और जोधपुर के अंदर बिलाड़ा क्षेत्र है। नागौर में गोटन और मुंडवा क्षेत्र है। इनको याद करना आपकी जिम्मेदारी है मित्रों, बढ़िया से रट लेना और हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बन जाए, आरएएस में भी और दूसरे। देखो दोस्तों, जब मैं वनडे एग्जाम का नाम लेता हूँ ना, तो इसका अर्थ ये होता है मित्रों कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे एग्जाम, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, चाहे वो आपका रीट हो, पटवार हो। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जब आप इधर उधर देखते रहते हो कि सर हमने तो 2-2 घंटे की पूरी साल क्लासेस ली, फिर भी करंट अफेयर के प्रश्न पता नहीं कहाँ से देता है। भैया वो प्रश्न देगा जहाँ से अपना उसका डॉक्यूमेंट है, वो नहीं देगा कहीं से भी, चाहे आप किसी से भी पढ़ लो, कोई भी बना रहे तीरंदाज 30 मार्क का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, चिरंजीवी का दायरा बढ़ा दिया है, 25 लाख रुपए कर दिया, कुछ नहीं है, बस वही पुरानी बातें, कई बार पढ़ चुके हैं चिरंजीवी को अपन। ठीक है, तो मेरे मित्रों, आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। अब मिलते हैं आपसे नए न्यूज आर्टिकल में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मेरे मित्रों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।